जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, या फिर अपने इस चैनल की मेंबरशिप लेकर के। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। दो 2024 के इलेक्शन के चलते मुल्क को मजहब के अफीम में डुबाया जा रहा है। पर ध्यान दिला दूं कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार 12 जनवरी 2024 को 619 बिलियन डॉलर था। और यह भी न भूलें कि मुल्क पर विदेशी कर्ज सितंबर 2023 तक की 629 बिलियन डॉलर का था। वैसे असली खिचड़ी तो अयोध्या से हजारों मील दूर यमन, सीरिया, लेबनान और इजराइल में पक रही है। रेड सी में जंग की तैयारियां हो रही हैं, इजराइल को घेरा जा रहा है। चीन और रूस मिलकर खुलेआम ईरान, यमन और सीरिया के साथ खड़े हैं। एक जरा सा झटका भारत की इकोनॉमी के बुलबुले को भी ढेर कर सकता है। रॉकेट बरस रहे हैं, मिसाइलें गरज रही हैं, हिजबुल्लाह भी तैयार बैठा हुआ है, हुतीज भी तैयार है, ईरान भी। बताया जा रहा है कि हमास ने नॉर्दर्न गजा पर कब्जा कर लिया है। वहीं कल इजराइल को एक दिन में सबसे तगड़ा झटका लगा है, जब सेंटर गजा में आईडीएफ पर हमास के हमले में उसके कम से कम 21 सैनिक मारे गए हैं। इजराइल की फौज ने कहा है कि गजा में उनके 21 सैनिकों की मौत हो गई है। हमास के खिलाफ अपना मिलिट्री मिशन शुरू करने वाली इजरायली सेना के लिए यह सबसे खौफनाक दिन साबित हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन डैनियल हजारी ने कहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि जिन दो इमारतों में इजरायली सैनिक थे, उस पर रॉकेट से हमला हुआ है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने हुतीज को निशाना बनाते हुए यमन में कल कई हमले कर दिए हैं। रेड सी को जहाजों की कबरगाह बताया जा रहा है। दरअसल 2024 अभी बहुत कुछ दिखाएगा। अमेरिका के चुनाव में जो बाइडेन पिछड़ रहे हैं, ट्रंप दौड़ में है। नए भारत में भी सियासी तमाशा शुरू हो चुका है। जहां धर्म के नाम पर शोर मचाया जा रहा है, वहां बीजेपी तो पहले से ही अपने अरूज पर है। इसीलिए असली लड़ाई दूसरी जगहों पर है। वहां खामोशी से बिसात बिछ चुकी है। 26 जनवरी के बाद सियासी चालें चली जाएंगी। दूसरी तरफ गिरते डॉलर के बीच $70,000 की औसत कमाई वाले अमेरिका में मकान अब $4.25 लाख का है। 43 साल में कीमत 4000 गुना बढ़ चुकी है। लोगों की आधी सैलरी लोन चुकाते गुजर रही है। बेंजामिन नेतन्याहू भी दुनिया भर में घिर रहे हैं। पर्दे के पीछे ईरान खेल रहा है और उसके पीछे चीन है। इजराइल ने धर्म के नाम पर फिलिस्तीनियों के साथ जो किया, उसका हिसाब बाकी है। जिस दिन ईरान खुलकर सामने आएगा, उसी दिन दुनिया पर जंग का खतरा मंडराने लगेगा। भारत पर इसका जो असर पड़ेगा, उसका अंदाजा तो लगाना मुश्किल नहीं है। वैसे अयोध्या का कर्ज 85,000 करोड़ का है। अगले 10 सालों में सत्ता को नहीं, मुल्क की आवाम को ही चुकाना है। बाकी साइड इफेक्ट्स 2024 चुनाव के नतीजे के बाद पता चलेंगे। वैसे जो लोग नरेंद्र मोदी को लंबे वक्त से जानते हैं, वो जानते ही हैं कि उनको चुनावी या सियासी कामयाबी किसी न किसी इवेंट, किसी न किसी डिजास्टर या किसी न किसी इमोशनल स्टंट के बेस पर ही मिली है अभी तक। अब ये कोई कोइंसिडेंस यानी संयोग है या कोई एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग है, ये तो नहीं पता। लेकिन 13 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर या 10 साल देश के प्राइम मिनिस्टर रहे नरेंद्र मोदी को कभी भी उनके टेन्योर या परफॉर्मेंस के बेस पर वोट नहीं मिला है। ना ही उन्होंने कभी अपने काम के बेस पर वोट मांगा है। 26 जनवरी 2001 को भारत के 51 रिपब्लिक डे की सुबह 8:46 पर गुजरात के कच्छ में आए भयानक अर्थक्वेक से नरेंद्र मोदी का सितारा चमका और राहत कामों को ठीक से नहीं कर पाने की बदनामी झेल रहे तब के गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को हटाकर 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। ट्रेजेडी में नरेंद्र मोदी को मौका मिलने की शुरुआत यहीं से हुई थी। अब ध्यान दीजिए कि उस वक्त तक गुजरात की बीजेपी सरकार देश की सबसे अनपॉपुलर सरकार डिक्लेयर हो चुकी थी।
नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दिसंबर 2002 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव बीजेपी हारने ही वाली थी कि कोइंसिडेंस कहें या एक्सपेरिमेंट यानी संयोग कहिए या प्रयोग कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड हो गया और इसके बाद लगातार 3 महीने तक चले भयानक गुजरात दंगे हुए। गुजरात दंगों की परछाई में नरेंद्र मोदी लगातार क्रिटिसिज्म झेल रहे थे। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ा रहे थे और मुमकिन था कि बीजेपी का आला कमान चुनाव के पहले उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देता, मगर नरेंद्र मोदी को डिजास्टर में एक और मौका मिल गया। 24 सितंबर 2002 को अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ और 30 श्रद्धालुओं, एक पुलिस ऑफिसर और एक कमांडो ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, जिसके चलते गुजरात के मुख्यमंत्री को बदलने की कवायद ठंडी पड़ गई और अक्षरधाम मंदिर आतंकवादी हमला और गुजरात दंगे, इन दोनों के साए में नरेंद्र मोदी ने गुजरात का चुनाव जीता और 22 दिसंबर 2002 को गुजरात के दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। ट्रेजेडी में नरेंद्र मोदी को मौका मिलने का यह दूसरा एग्जाम्पल है। इसके बाद 2007 का चुनाव नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों की तरफ से उनकी हत्या की कोशिशों का भौकाल खड़ा करके जीत लिया। 15 जून 2004 को इशरत जहां और दूसरे 4 लोगों का एनकाउंटर किया गया और पूरे गुजरात में सनसनी फैलाई गई कि ये 5 आतंकवादी नरेंद्र मोदी की हत्या करने आ रहे थे। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले 2005 के आखिरी में नरेंद्र मोदी की हत्या की कोशिश करने के इल्जाम में धड़ल्ले से एनकाउंटर होने लगे। 26 नवंबर को सोहराबुद्दीन, 28 दिसंबर 2006 को तुलसी प्रजापति का एनकाउंटर करके गुजरात में फिर सनसनी फैलाई गई कि नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए ये लोग लगे हुए थे। गुजरात की आवाम को यह पैगाम दिया जाने लगा कि गुजरात की आइडेंटिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के सिंबल के तौर पर नरेंद्र मोदी को नहीं जिताया गया तो उनकी हत्या हो सकती है, जबकि बाद में जांच हुई और ये सारे एनकाउंटर्स फेक साबित हुए। लेकिन ट्रेजेडी में अपॉर्चुनिटी यानी आपदा में अवसर का फायदा उठाकर नरेंद्र मोदी 2007 का गुजरात विधानसभा चुनाव भी जीत गए। अब नरेंद्र मोदी यहां से गुजरात की आइडेंटिटी और सेल्फ रेस्पेक्ट का इमोशनल सियासी तमाशा करने लगे और खुद को गुजरात की आइडेंटिटी और सेल्फ रेस्पेक्ट के सिंबल के तौर पर पेश करते हुए एस्टैब्लिश भी हो गए। दिसंबर 2012 में होने वाले गुजरात विधानसभा के चुनाव को जीतने के लिए नरेंद्र मोदी को एक और डिजास्टर की सख्त जरूरत थी और वो आपदा मिली अन्ना आंदोलन से। अन्ना आंदोलन 5 अप्रैल 2011 से शुरू हुआ, जब नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल शुरू करी। फिर 16 अगस्त 2011 से रामलीला मैदान दिल्ली में लोकपाल बिल के लिए हंगर स्ट्राइक टिल डेथ यानी आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। इस आंदोलन से गुजरात में नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी काफी मिनिमम लेवल पर आ गई और पूरे गुजरात में अन्ना आंदोलन को फैलाया गया। दिसंबर 2012 के होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के कैंपेन में सुषमा स्वराज वगैरह ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया और गुजरात को प्रधानमंत्री मिलेगा, इसी जज्बात में नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीत लिया। अन्ना आंदोलन उनके लिए तीसरा मौका था। 2014 के लोकसभा चुनाव भी अन्ना आंदोलन के छाए में हो गए और अन्ना आंदोलन के चलते डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार भयानक एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही थी। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया और इसके बाद एक और ट्रेजेडी आई जिसे नरेंद्र मोदी ने मौके में फिर बदल लिया। 27 अक्टूबर 2013 को संडे के दिन पटना के गांधी मैदान में हजारों लोगों की भीड़ गुजरात के तब के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की गांधी मैदान में हुंकार रैली देखने और सुनने आई थी। इसी रैली में सिलसिलेवार बॉम्ब धमाके हुए और इन धमाकों में 6 लोगों की जानें चली गईं और 80 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। सनसनी फैली कि ये धमाके नरेंद्र मोदी की हत्या करने के इरादे से करे गए थे। नरेंद्र मोदी 2014 का लोकसभा चुनाव बहुमत से जीत कर प्रधानमंत्री बन गए। फिर 2019 लोकसभा चुनाव आया। बिना किसी डिजास्टर के कभी भी चुनाव नहीं जीतने वाले नरेंद्र मोदी के लिए यहां एक और ट्रेजेडी आई। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा धमाके हुए, जिसमें देश के 50 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। फिर चुनाव के ठीक पहले बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक। नरेंद्र मोदी को आपदा में जिस मौके की तलाश थी वो मिल गई और 2019 के लोकसभा चुनाव उन्होंने देश पर फैले राष्ट्रवादी माहौल में जीत लिया।
यहां तक कि साउथ इंडिया से भी बीजेपी ने 29 सीटें जीत ली थी। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राम मंदिर का मौका नरेंद्र मोदी को हासिल हुआ है। यह नरेंद्र मोदी को मिला छठा मौका है। दरअसल अन्ना हजारे आंदोलन का असर पूरे देश में था, पुलवामा और बालाकोट का असर भी पूरे देश में था, मगर राम मंदिर का असर पूरे देश में है ऐसा नहीं लग रहा है। राम भारत के जिस हिस्से में सबसे बड़े भगवान होंगे वहीं इसका 2024 के चुनाव में असर पड़ेगा, जो कि सिर्फ हिंदी पट्टी है, जहां बीजेपी पहले से ही मैक्सिमम पर है, जिसके आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। साउथ की तमाम स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और कुछ और छोटे छोटे राज्य लोकसभा 2024 के चुनाव की किस्मत तय करेंगे और इसकी छटपटाहट आपको दिख भी रही होगी। हर दिन मीडिया में इन स्टेट्स से इंडिया गठबंधन टूटने, नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की खबरें चल रही हैं। हालांकि ऊपर वाला ऐसा ना करे, पर लोकसभा चुनाव के पहले कोई ट्रेजेडी भी आ सकती है, जिसमें अपने साहिब मौका तो ढूंढ ही लेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर। हमारा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।